आप सुन रहे हैं शक्ति पूर्वज यूट्यूब चैनल पर सिर्फ आरजे ईशा की आवाज में। आज हम बात करेंगे कि पहले शक्ति देव कौन बनेगा, ध्रुव या प्रलय राज। रैंक 10 की गोली किसको मिलती है और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं। एक फनी बात बताओ, एक टाइम ऐसा आता है कि कनिष्क ध्रुव को जान से मारना चाहते थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि कनिष्क तो करिश्मा के पापा हैं। फिर करिश्मा उनसे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो ना जाने कितने हजारों सालों से अपनी ही बेटी से दूर थे, और करिश्मा प्रलय राज को मारने के लिए बोलती है। तभी कनिष्क बोलते हैं, प्रलय राज मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। आज मेरी बेटी ने बोला है तुम्हारी जान लेनी है मतलब लेनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आज मैं तुम्हारा मोए मोए करूंगा। कनिष्क की बात सुनकर प्रलय राज की तो फटके 4 हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कनिष्क से फाइट करने का सोच भी सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन तभी तारिशी देव के महल का दरवाजा खुलने लगता है और सब उसके अंदर जाने के लिए भागने लगते हैं। अंदर घुसने पर उन सबको कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन विद्वांशक देवरोशनी को यहाँ का रास्ता मालूम था। वो प्रलय राज को लेकर और अंदर जाने लगते हैं। उसे देखकर ध्रुव के ग्रुप वाले भी उसके पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब एक गुफा जैसी जगह के पास रुकते हैं। बगल में उन्हें एक अलग से छत दिखाई देती है, जिसके आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पिलर्स लगे हुए थे, और उन पिलर्स को देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि सारे पिलर्स पर कोई ना कोई दिव्य रोशनी रखी थी। मतलब मार्कस की जितनी दिव्य रोशनी थी सब यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जब वो लोग लास्ट के 2 पिलर्स के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ दिव्य रोशनी नहीं दिखती। अब क्यों नहीं दिखती ये आपको ऑफिशियल एपिसोड में शायद पता चल जाए। मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आगे जाने पर गुफा के गेट पर सबको बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचू दिखाई देते हैं, जो तारिशी देव के जैसे दिखते थे। वहाँ पर सबको 100 से ज्यादा रैंक 4 की टेक्निक भी दिखाई देती है, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि सब रैंक 10 की गोली के चक्कर में थे। तभी वहाँ पर एक भारी आवाज गूंजने लगती है। सदियों बीत गए जब यहाँ पर कोई आखिरी बार आया था। सब उस बड़े से स्टैचू के हाथ पर देखने लगते हैं, जहाँ एक रोशनी चमकते हुए एक बूढ़े आदमी का रूप ले लेती है। उस आदमी को देखकर सब सोचने लगते हैं कि शायद तारिशी देव अभी भी जिंदा है, और तो और उनके अंदर से इतनी भयानक शक्तियाँ निकल रही थी जितने की पूरी दुनिया में किसी के पास ना हो। तभी विध्वंसक दिव्य रोशनी बोलती है, नहीं ये तारिशी देव नहीं बल्कि यही रैंक 10 की देव गोली है। उसकी बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। विध्वंसक दिव्य रोशनी उस रैंक 10 की गोली को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। थोड़ी सी बातचीत के बाद विध्वंसक दिव्य रोशनी को पता चल जाता है कि अब बात से काम नहीं बनेगा, और वो प्रलय राज उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन वो भी कोई मामूली गोली नहीं थी, बल्कि मार्कस की सबसे पावरफुल देव गोली थी। वो उनके हमलों को आसानी से रोक देती है। इतने में कनिष्क भी महावश से बोलते हैं, हमें भी जल्दी से इस गोली को कैद करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो अगर ये प्रलय राज के हाथ लग गई तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो दोनों भी उस रैंक 10 की देव गोली के ऊपर हमला करने लगते हैं। मतलब 4-9 सितारों वाले विद्वान एक साथ उस गोली पर हमला कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो गोली जरा से भी नहीं घबराती और उन चारों को आराम से टक्कर दे रही थी। अब लड़ते लड़ते उन चारों की शक्तियां खत्म होने लगती हैं, क्योंकि उस रैंक 10 की गोली की शक्तियां तो खत्म ही नहीं हो रही थी, और ना ही वो लोग इसे टक्कर दे पा रहे थे। अब वो रैंक 10 की गोली इन चारों की खूब धुलाई करती है, उठा उठा के पटक पटक के मारती है। इन चारों को भी समझ आ जाता है ऐसे में इस रैंक 10 की गोली को कभी कैद ही नहीं कर पाएंगे। विध्वंसक दिव्य रोशनी समझ जाती है कि इस रैंक 10 की गोली को ऐसे नहीं कैद कर सकते। वो तुरंत प्रलय राज से रहस्यमय नीलम मांगती है और उस पर अपना खून डाल देती है। ऐसा करने से नीलम के अंदर से रोशनी निकलने लगती है, और वो रोशनी धीरे धीरे उस रैंक 10 की गोली को कैद कर लेती है। उस गोली को प्रलय राज विध्वंसक दिव्य रोशनी से छीन लेता है और तुरंत खा जाता है। ऐसा करने से उसकी शक्तियाँ बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, और उसे देखकर सबके पसीने छूटने लगते हैं। प्रलय राज के अंदर इतनी ज्यादा शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं कि उसका शरीर अचानक से उन शक्तियों को काबू ही नहीं कर पा रहा था, और सारी शक्तियों को काबू करने के लिए उसे टाइम लगता है। और जब वो अच्छे से उस देव गोली की सारी शक्तियाँ काबू कर लेता, फिर वो बन जाता शक्ति देव।
तभी महावश और कनिष्क समझ जाते हैं कि यही आखिरी रास्ता है इसे रोकने का, लेकिन प्रलयराज एक आयामी रास्ता बनाकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब बस सब दुआ करने लगते हैं कि प्रलयराज उस देव गोली की शक्तियों को काबू ही ना कर पाए, क्योंकि अगर प्रलयराज उन शक्तियों को काबू नहीं कर पाया तो उसके शरीर में इतना बड़ा धमाका होगा जिससे उसकी आत्मा तक खत्म हो जाएगी। अब सब यहाँ से जाने का फैसला लेते हैं, लेकिन तभी कनिष्क को कुछ याद आता है और वो बोलते हैं, हमें भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चलो हम लोग इस छत और उसके पिलर को यहाँ से ले चलते हैं। सबको लगता है कि कनिष्क पगला गए हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। कनिष्क भी उस पूरे छत और उसके पिलर को उठाकर टूटता तारा दल लेकर चले जाते हैं। अब 1 महीना गुजर जाता है। महावश सबसे बोलते हैं, प्रलयराज का तो पता चल गया है, लेकिन बहुत देर भी हो गई है। इतना कहते आसमान में हलचल होने लगती है और पूरा आसमान काली शक्तियों से ढक जाता है। धीरे धीरे वो शक्तियाँ एक कढ़ाई में बदल जाती हैं। वो इतनी ज्यादा बड़ी थी कि पूरे मध्य इलाके को ढक लेती है। सब घबरा कर पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? तभी महावश बोलते हैं, प्रलयराज ने देव गोली की शक्तियों को काबू कर लिया है, लेकिन वह अभी भी शक्ति देव नहीं बन पाया, क्योंकि वो रैंक 10 की गोली पूरी तरह तैयार ही नहीं थी। अब उसकी शक्तियाँ पूरी करने के लिए उसे बहुत ज्यादा शुद्ध शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। इस कढ़ाई की मदद से मध्य इलाके के बारे में इंसान और जानवर को एक जड़ी बूटियों की तरह निखार कर उनकी शक्तियाँ अपने अंदर ले लेगा। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो जो पिछले हजारों सालों में नहीं हुआ वो हो जाएगा, मतलब वो शक्तिदेव बन जाएगा। अब उस कढ़ाई से काली रोशनी निकलने लगती है और मध्य इलाके के लोगों के अंदर घुसकर उन्हें मारने लगती है। मरे हुए लोगों की शक्तियाँ सीधे उस कढ़ाई में जाने लगती है, जिसके ऊपर प्रलयराज खड़ा होकर हंस रहा था। देखते ही देखते मध्य इलाका एक कब्रिस्तान में बदल जाता है, जहाँ बस चारों तरफ लाश ही लाश दिखाई दे रही थी। इधर ध्रुव महावश सब उम्मीद हार चुके थे कि अब प्रलयराज को रोकेगा कौन। तभी वहाँ करिश्मा और उसके पापा आते हैं। कनिष्क बोलते हैं, तो क्या हुआ अगर प्रलयराज शक्तिदेव बन गया तो? हमारे पास भी एक मौका है जिससे हम में से कोई एक शक्तिदेव बन सकता है। शक्तिदेव बनने का रास्ता सिर्फ वो देव गोली ही नहीं थी, एक और रास्ता भी है। कनिष्क की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था अभी जो कनिष्क ने बोला वो झूठ था या सच। तभी कनिष्क सबकी हैरानी देखकर बोलते हैं, ये मजाक का वक्त नहीं है जो मैं मजाक करूंगा। हाँ, अभी भी एक मौका है शक्तिदेव बनने का। सबको लगता है कि तारिशी देव की सबसे खास चीज वो रैंक 10 की गोली है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तारिशी देव का असली खजाना ये छत और उसके पिलर है। इतना सुनकर सब एक टक उस छत और उसके पिलर को देखने लगते हैं, जिसको कनिष्क ने तारिशी देव के महल से लेकर आए थे। उसके बाद सब वहाँ से निकल उस छत और उसके पिलर के पास आ जाते हैं। अब वहाँ पर कनिष्क, ध्रुव और सबको तारिशी देव के बारे में सब कुछ बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर ये दिव्य रोशनी बनती कैसे है और सबसे ज्यादा ताकतवर दिव्य रोशनी आखिर है कौन। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी को नहीं पता था और ना ही किसी ने कभी सुना था। फिर कनिष्क बताते हैं, असलियत तो ये है, पहले नंबर की सबसे ज्यादा ताकतवर दिव्य रोशनी है ही नहीं, बल्कि जो सभी दिव्य रोशनियों को काबू कर सके वही है पहले नंबर की सबसे ज्यादा ताकतवर दिव्य रोशनी, जिसका नाम है दिव्य रोशनियों का देवता। और बात रही तारिशी देव की, तो वो इंसान नहीं थे, बल्कि वो खुद एक दिव्य रोशनी थे, क्योंकि वो सभी दिव्य रोशनियों को काबू कर खुद एक दिव्य रोशनी बन गए थे। अब तारिशी देव की असलियत सुनकर सब और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अब सब कनिष्क की बातों पर शक करने लगते हैं। तभी कनिष्क बोलते हैं, मेरी बातों पर शक मत करो। बात रही उम्र की ना, तो तुम सब मेरे पोते के बराबर भी नहीं हो, तो इतनी प्राचीन जानकारी कैसे पता होगी तुम लोगों को। तारिशी देव के महल में 2 चीज बहुत ज्यादा खास थी, एक तो वो देव गोली और दूसरी तारिशी देव की शक्तियाँ, जो भी देव गोली से भी ज्यादा खास है। और वो शक्तियाँ उस छत के पिलर में है, जो इतना ज्यादा मजबूत है कि हम सब मिलकर भी उसे तोड़ नहीं सकते। इतने में हातिम और जमाल मिलकर उस पिलर पर खतरनाक हमला करते हैं, लेकिन उन्हें इतना तेज झटका लगता है कि वो उड़कर पीछे जाने लगते हैं। तभी कनिष्क बोलते हैं, तारिशी देव खुद एक दिव्य रोशनी थे, तो मुझे लगता है उनकी शक्तियों को वही हासिल कर सकता है जो दिव्य रोशनियों के सबसे करीब हो। कनिष्क की बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग ध्रुव की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन सवाल ये था कि वो पिलर के अंदर से शक्तियाँ बाहर कैसे निकलेंगी। तभी ध्रुव की सुलगते कमल की दिव्य रोशनी चमकने लगती है और इस पिलर के अंदर घुस जाती है। थोड़ी देर बाद उसके अंदर से भयानक रोशनी निकलने लगती है।
वो ध्रुव को चारों तरफ से ढक लेती है। सब समझ जाते हैं कि तारिशी देव ने अपनी शक्तियों के लिए ध्रुव को चुना है। अब ध्रुव उस छत और पिलर के साथ जन्नत समाधि में चला जाता है, क्योंकि वहाँ समय तेजी से चलता है और असली दुनिया में धीरे, तो उसे जन्नत समाधि तारिशी देव की शक्तियाँ हासिल करने में ज्यादा टाइम मिल जाता है। जाने से पहले वो महावश को एक पत्थर भी देता है, जिससे वो उसको बाहर बुला सके। अब सबको एक जीत की उम्मीद नजर आने लगती है। अब ध्रुव जन्नत समाधि में आ जाता है और उस पिलर के अंदर चला जाता है। वहाँ जाने पर ध्रुव को एक तालाब दिखाई देता है, जिसमें दिव्य रोशनी तैर रही थी और ध्रुव के आसपास घूमने लगती है। तभी ध्रुव को एक आवाज सुनाई देती है, लगता है तुम्हें ये दिव्य रोशनी पसंद कर रही है। अब ध्रुव एक जगह देखता है जहाँ कुछ रोशनियाँ मिलकर एक बूढ़े आदमी में बदल जाती है। ध्रुव समझ जाता है कि यही तारिशी देव है और हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। अब ध्रुव और तारिशी देव आपस में बातें करने लगते हैं। मार्कस में कोई नया शक्ति देव क्यों नहीं बन रहा, तारिशी देव इसकी वजह भी बताते हैं। ध्रुव प्रलय राज की सारी बात भी तारिशी देव को बताता है कि प्रलय राज ने क्या क्या किया और अब वो शक्ति देव बनने वाला है। तारिशी देव बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो, और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो मुझे तुम्हें अपनी शक्तियाँ देने में कोई दिक्कत नहीं है। तारिशी देव ध्रुव की पूरी शक्तियाँ पहचान लेते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम अलग अलग दिव्य रोशनी काबू कर सकते हो। हाँ, जब मैं जिंदा था तो मेरे पास भी ऐसी ही चीज थी जिससे मैं भी अलग अलग दिव्य रोशनी काबू करता था। ध्रुव चौंक कर बोलते हैं, तो क्या आपने फ्लेम मंत्रा बनाया है? तारिशी देव बोलते हैं, अरे नहीं, मैंने नहीं बनाया है फ्लेम मंत्रा, बल्कि ये मुझे भी कहीं से मिला था। ये तो किसी को भी नहीं पता कि फ्लेम मंत्रा बनाया किसने, पता नहीं वो किस दुनिया का इंसान था। ध्रुव को भी अब समझ आ जाता है कि सच में फ्लेम मंत्रा उसकी सोच से भी बहुत ज्यादा पुरानी है और शक्तिशाली टेक्निक है। अब तारिशी देव अपनी शक्तियाँ उस तालाब में डाल देते हैं और उस तालाब के अंदर से एक कमल बाहर आ जाता है। उस कमल को देखकर तारिशी देव बोलते हैं, यह है मेरी शक्तियाँ, अब ये तुम पर है कि तुम इन शक्तियों से शक्ति देव बन पाओगे या नहीं। अब वो कमल घूमते घूमते ध्रुव के दिमाग में घुस जाता है और उसके अंदर शक्तियों का एक भूचाल आ जाता है। उसके अंदर इतनी तेजी से शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं कि उसका शरीर फट जाता है, लेकिन तुरंत ही एक नया शरीर भी बन जा रहा था। वो पिछले शरीर से बहुत ज्यादा ताकतवर होता था। अब ऐसा लगभग हजारों बार होता है और देखते ही देखते जन्नत समाधि में 1 साल गुजर जाता है, लेकिन असली दुनिया में बस 2 महीने ही हुए थे। इधर प्रलय राज ने पूरे मध्य इलाके को शमशान घाट में बदल दिया था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि प्रलय राज ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो चुका था। अब देखते देखते आधा साल गुजर जाता है। अब जैसे अगला महीना शुरू होता है, मध्य इलाके के उस काले बादल से एक आदमी निकलता है जो खुद से ही बोलता है, ये शक्तियाँ तो लाजवाब है। और ये था प्रलय राज, जो अब शक्तिदेव बन चुका था। अब विध्वंसक दिव्य रोशनी और प्रलय राज की थोड़ी तू मैं हो जाती है। उसके बाद प्रलय राज उस विध्वंसक दिव्य रोशनी को भी खा जाता है। अब प्रलय राज सीधा टूटता तारा दल आ जाता है सबसे अपना बदला लेने। उसे देखकर अब सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्रुव ने जो पत्थर दिया था उसे तोड़कर जन्नत समाधि से बुला लिया जाए, लेकिन फिर महावश सबको समझाते हैं, ध्रुव हमारी आखिरी उम्मीद है। वो जब तक शक्तिदेव नहीं बन जाता तब तक हम लोग उसे बाहर नहीं बुलाएंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। प्रलय राज सबसे पहले महावश के मजे लेता है, फिर उस पर अपना हमला कर देता है। अब जैसे ही उसके पहले हमले का सामना महावश करते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसकी शक्तियाँ पहले से कितनी गुना ज्यादा हो गई हैं। वो महावश के सबसे ताकतवर हमलों को भी आसानी से रोक देता है, यहाँ तक कि प्रलय राज अपनी मामूली हमलों से ही महावश को इतना जख्मी कर देता है कि वो खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। ये सब देखकर प्रलय राज बहुत हंसता है। उसके बाद वो पूरे टूटता तारा दल पर आसमान से एक जानलेवा हमला कर देता है। सब लोग खून की उल्टी करने लगते हैं। तभी करिश्मा बोलती है, बस कुछ देर और, मुझे महसूस हो रहा है मैंने जो गरुड़ सील ध्रुव के अंदर डाली थी वो अचानक से गायब हो रही है, और ये सब एक विद्वान कर ही नहीं सकता। मतलब ध्रुव भी शक्तिदेव बनने ही वाला है। अब प्रलय राज को कुछ देर और रोकने के लिए कनिष्क एक बड़े से गरुड़ में बदलकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन प्रलय राज अपने एक ही हमले से कनिष्क को इतनी बुरी तरह जख्मी कर देता है कि उनके पूरे शरीर से खून बहने लगता है। इतना करने के बाद वो वापस से आसमान की बिजली से हर जगह भयानक हमले करने लगता है। सब तरफ भगदड़ मच जाती है। ध्रुविका भी बहुत डरने लगती है। हिनिसा उसे अपनी गोदी में लेकर शांत कराने लगती है, लेकिन तभी ध्रुविका की शक्तियाँ अचानक से बढ़ने लगती हैं और बढ़ते बढ़ते हिनिसा से भी ज्यादा हो जाती हैं।
वही अचानक से अरेंद्र, विराट और रक्षित की भी शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं। ये शक्तियाँ महसूस करते ही महावश खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो शक्तिदेव के खून की शक्तियाँ हैं, मतलब ध्रुव शक्तिदेव बन गया। इतना कहते ही सब आसमान में एक चमकती रोशनी की तरफ देखने लगते हैं और सभी खुशी से एक साथ बोलते हैं, ध्रुव शक्तिदेव बन गया, ध्रुव शक्तिदेव बन गया। ध्रुव एक चुटकी बजाता है और उसके ऐसा करने से ही एक झटके में पूरा आसमान साफ हो जाता है। तभी प्रलय राज की नजर ध्रुव पर पड़ती है। उसके तो फ्यूज उड़ जाते हैं। शक्तिदेव, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होगी सुपर योद्धा सीजन 1 की आखिरी फाइट। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस फाइट को अच्छे से एक्सप्लेन करूं और सीजन 2 की स्टार्टिंग स्टोरी क्या होगी, आखिर ज़ायरॉन कौन है, तो इस वीडियो पर करवा दीजिए 5000 व्यूज और 1000 लाइक्स। टारगेट जैसे ही कंप्लीट होगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल शक्ति पूर्वज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टाटा।